हेलो दोस्तों, आई एम पी के। दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है विशेषण। आज हम विशेषण आपको ऐसे पढ़ाएंगे, एक एक परत आज हम खोल देंगे, जिससे परीक्षा में कैसा भी कोई भी सवाल अगर पूछा जाए तो आप चुटकी बजाकर उसे सॉल्व कर लो। तो विशेषण के बारे में शुरू करते हैं अपनी वीडियो। विशेषण एक विकारी शब्द होता है। इससे पहले दोस्तों हमने विकारी शब्द पढ़ाए थे। सबसे पहले संज्ञा हम पढ़ा चुके हैं, सर्वनाम भी पढ़ा चुके हैं। आज जो हमारा विकारी शब्द है वो है विशेषण, और इसके बाद हमारी वीडियो होगी क्रिया पर। तो विशेषण एक विकारी शब्द है। अगर आपने संज्ञा और सर्वनाम वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो के एंड में मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है यहाँ पर। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इसको बच्चे कई बार भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए कि देखिए, गुस्से से परिणाम क्या निकलता है? सर्वनाश होता है। गुस्से से परिणाम क्या निकलता है? सर्वनाश। गुस्से से परिणाम सर्वनाश, ये याद कर लीजिए। गुस्सा यानी गुणवाचक विशेषण, स से यानी संख्यावाचक, और परि से पता लग रहा है परिमाणवाचक, और सर्व से यहाँ पर पता लग रहा है सार्वनामिक विशेषण। तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं ताकि आपको विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी याद रह सकें। चलिए आइए डिटेल से हम समझते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। आइए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और फिर आपको समझाते हैं। अंकित अपने बड़े भाई के साथ बाजार गया, रास्ते में उसे बूढ़ा भिखारी मिला। अंकित को उस पर दया आ गई। उसने 10 रुपए और 2 केले दिए। अंकित बाजार से 3 किलो आटा, 1 लीटर तेल, कुछ फल और घर का सामान लेकर आया। अब इसमें देखिए, आपको कुछ शब्द पीले रंग के नजर आ रहे होंगे और कुछ हरे रंग में आपको नजर आ रहे होंगे। जो पीले शब्द जो हैं, पीले रंग में जो शब्द हैं वो है संज्ञा, और जो हरे रंग में जो शब्द हैं वो सारे क्या हैं? जैसे बड़े भाई, बूढ़ा, भिखारी, 10 रुपए, 2 केले, 3 किलो आटा, 1 लीटर तेल, कुछ फल। तो ये हरे रंग से जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? ये कुछ ना कुछ विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ विशेषता, कुछ ना कुछ खासियत बताने का काम कर रहे हैं। किसकी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो पीले रंग में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारे क्या हैं? पीले रंग में जितने भी शब्द हैं ये संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। तो हरे रंग में जितने भी शब्द हैं ये विशेषता बता रहे हैं किसकी? जो पीले रंग के शब्द हैं, यानी संज्ञा शब्दों की। यही हमारी परिभाषा है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध हो उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके बाद देखते हैं विशेष्य क्या होता है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। दो चीज यहाँ पर आ गई, एक विशेषण हो गया, यानी जो विशेषता है, जो गुण है, जो खासियत है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, वो शब्द क्या है? वो विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं। विशेषण विशेष्य ध्यान से आप देख लीजिए, क्योंकि विशेषण विशेष्य का प्रयोग अलंकार में भी होता है, अभी वो भी पढ़ाएंगे हम आपको। समास हमने आपको पढ़ा दिया, उसमें भी विशेषण विशेष्य का संबंध होता है कर्मधारय समास में। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए सीखना, विशेषण विशेष्य क्या होता है। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपके लिए लिखता हूं, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई। यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, तो इसके अंदर विशेषण विशेष्य बताना है। तो आप बताइए, तो बिल्ली जो शब्द है वो कैसा शब्द है हमारा? ये संज्ञा शब्द है। और काली कैसा शब्द है? काली विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण शब्द हो गया। काली शब्द बिल्ली की विशेषता बता रहा है, तो बिल्ली क्या हो गया? विशेष्य हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताता है शब्द उसको विशेषण कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विशेषण को हमने 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है कि जो भी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषता किस प्रकार की है, उसके आधार पर विशेषण को हमने 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला जो है वो है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण पढ़ लेते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और या फिर सर्वनाम शब्द के किसी गुण के बारे में, किसी दोष के बारे में, उसके रंग के बारे में, रूप के बारे में, अवस्था के बारे में जो शब्द हमें बताए, ये चीज वो गुणवाचक विशेषण होता है। विजय कटु वचन बोलता है।
तो यहाँ पर वचन जो शब्द है, वचन, इसकी विशेषता क्या है? कटु। तो यहाँ पर कटु हमारा विशेषण हो गया। और कैसा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। आम, आम की विशेषता कैसी हो गई? आम कैसा है? मीठा है। ये स्वाद के बारे में बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं। दादाजी की विशेषता क्या है? दादाजी की विशेषता है बूढ़े। तो बूढ़े जो शब्द है वो कैसा विशेषण है? वो अवस्था बता रहा है हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की। तो हमने गुणवाचक विशेषणों की भी एक कैटेगरी बनाई है, तो उसको भी हम देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए। तो गुण से संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो हमारे पास जैसे गुण होते हैं, जैसे भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, कर्मठ, सुंदर, बुद्धिमान। दोष, जैसे बुरा, आलसी, ये दोष होते हैं, कमियां होती हैं। स्वाद, गंध हो सकते हैं। स्पर्श हो सकता है। रंग, रूप हो सकता है। दशा और अवस्था हो सकती है। स्थान, देश, काल हो सकता है। आकार और प्रकार हो सकता है। तो ये कुछ गुण हो सकते हैं और ये कुछ शब्द हैं जो विशेषता बताते हैं। कौन सी? गुण वाली विशेषता। तो ये गुणवाचक विशेषण है। ये सारे शब्द जो आप देख रहे हो, ये सारे क्या हैं? ये गुणवाचक विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या का बोध कराए, ऐसा विशेषण जो संख्या के बारे में बताए। किसकी संख्या? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए। तो जैसे बच्चों की विशेषता क्या है? बच्चों की विशेषता दो है, संख्या बता रहा है, दो। परमेश्वर की विशेषता क्या है? पंच परमेश्वर प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। तो पंच यहाँ पर संख्या बता रहा है, पांच के बारे में बता रहा है। गली में कुछ व्यक्ति लड़ रहे हैं, यहाँ पर संख्या तो बता रहा है लेकिन निश्चित संख्या नहीं बता रहा, लेकिन व्यक्ति को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है ये। तो यहाँ पर भी संख्यावाचक। निराला जी ने कई कविताएं लिखी हैं। कविताएं हम गिन सकते हैं, 1, 2, 10, 20 कविताएं, परंतु वो निश्चित नहीं है कितनी है। तो वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अब इसी के आधार पर हमने संख्यावाचक विशेषण को, संख्या निश्चित है या अनिश्चित है, तो उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक, देखिए पहला इसमें सभा में 70 लोग उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ये लोगों की विशेषता बता रहा है ये शब्द, और ये संख्यावाची शब्द है। 70 यानी संख्या बता रहा है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है यहाँ पर, पंक्ति में राघव का 10वां स्थान है। 10वां, ठीक है, तो ये भी हमें संख्या के बारे में बता रहा है। तो राघव की जो पंक्ति में स्थान है, स्थान की विशेषता बता रहा है। तो ये भी निश्चित संख्यावाची है। जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो, विशेष्य की निश्चित संख्या, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ भेद यहाँ पर लिखे हैं। जैसे पहला है गणना बोधक, जहां पर गिनती का बोध हो, 1, 3, 4, 5, आधा, चौथाई, डेढ़, पौना, इस तरह के जब शब्द होंगे तो वो गिनती का बोध करा रहे हैं, तो ये गणना बोधक संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे ही क्रम बोधक, जो क्रम का बोध कराए, जैसे पहला, छठा, 10वां, 100वां। आवृत्ति बोधक, गुणात्मकता का बोध कराए, जो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 70 गुना। समुदाय बोधक, जो समूह का बोध कराए, जैसे तीनों, चारों, पांचों, दसों, दसों दिशाओं में फैल जाओ। तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है, संख्याओं के समूह का। ऐसे ही समुच्चय बोधक है, जो प्रचलित समुच्चय, जो फेमस ग्रुप्स हैं, जैसे दर्जन, जोड़ा, शतक, दशक, शतसई, तो इस तरह के जो जोड़े हैं वो समुच्चय बोधक संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, निश्चित संख्यावाचक में। प्रत्येक बोधक, जो पृथक पृथक संख्या का बोध कराएं, जैसे प्रतिदिन, यानी कि हर दिन अलग अलग संख्या का बोध होगा, हर अलग अलग दिन। प्रति माह, अलग अलग महीने का। एक एक, चार चार, चार चार लोग एक साथ आ गए, तो यहाँ पर अलग अलग संख्या का बोध हो रहा है, पृथक पृथक संख्या का। तो ये हमने इनको 6 भागों में इनको बांट लिया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण को। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अनिश्चित, जहां पे संख्या निश्चित ना हो, हम गिन तो सकते हो, ऐसी ऐसा संज्ञा सर्वनाम शब्द जो गिना तो जा सकता हो, जिसकी गिनती तो की जा सकती हो, परंतु वो निश्चित ना हो उसकी गिनती कितनी है, तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे दूरी की यहाँ पर विशेषता है, थोड़ी दूरी है। अब दूरी दूरी तो हम गिन सकते हैं ना, लेकिन वो थोड़ी दूरी है। बकरियां, कुछ बकरियां, तो बकरियों को हम गिन सकते हैं, तो कितनी बकरियां हैं? कुछ बकरियां हैं। प्लेट में काफी रसगुल्ले रखे हैं, तो रसगुल्ले कितने गिन सकते हैं? 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो वहां पर हमने काफी शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द बता रहे हैं, अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर गिन तो सकते हैं, किंतु उसकी निश्चित संख्या मालूम ना हो पड़े, तो उसको कहेंगे अनिश्चित संख्या वाचक। जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध ना हो। आगे चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिन
विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम शब्दों के नापतोल की विशेषता का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए परिमाण जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, मापतोल ही होता है। इसका अर्थ ही मापतोल होता है, यानी कि ऐसा विशेषण जिसकी नापतोल की जा सके, जिसको मापा जा सके किसी पैमाने से। तो किसी को मापने की कोई यूनिट हो तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो निश्चित इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, जब हम किसी चीज को माप सकते हो और वो निश्चित हो, उसकी संख्या निश्चित हो मापने की। ठीक है, जैसे मेरी लंबाई 6 फीट है, तो लंबाई की विशेषता आ गई 6 फीट। तो फीट क्या है, ये परिमाण है, ये यूनिट है किसी की माप तोल की, लंबाई मापने की एक यूनिट है ये। तो यूनिट कैसी, फिक्स है, निश्चित है, 6 यूनिट, तो 6 फीट। ठीक है, ऐसे 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, निश्चितता का पता लग रहा है। तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध होता है तो उसको हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। इसका विपरीत अनिश्चित होता है। जब हम किसी यूनिट के द्वारा, किसी इकाई के द्वारा किसी वस्तु को मापते हैं, किसी चीज को मापते हैं, किंतु उसका जो माप है वो अनिश्चित हो, वो निश्चित ना हो, तो हम क्या कहेंगे, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक है। जैसे अनाज की विशेषता क्या है, क्विंटल में, कई क्विंटल। अनाज को कैसे तोला जाता है, जब ज्यादा होता है तो उसको क्विंटल में तोला जाता है। और वो क्विंटल कितना है, 1 क्विंटल, दो, कुछ नहीं पता लग रहा, कई क्विंटल है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा। तो यहाँ पर हम दूरी कैसे माप सकते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। कितने किलोमीटर दूर है पता नहीं, 2 किलोमीटर हो सकता है, 10 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ किलोमीटर दूर है। तो कुछ शब्द क्या बता रहा है, ये परिमाण की अनिश्चितता का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित परिमाणी मात्रा का बोध है, जैसे नमक को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, इसको हम माप तोल कर सकते हैं। और नमक की अनिश्चितता कैसे, थोड़ा नमक। क्या हम पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, माप तोल कर सकते हैं। तो पानी कितना लीटर में मापते हैं, तो कम है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। ऐसे चीनी है, चीनी को क्या हम गिनते हैं, नहीं गिनते ना, तोलते हैं। तो चीनी कितनी है, कुछ चीनी है, संख्या हमें पता नहीं है कितनी है, कुछ है। अगर संख्या पता हो तो वो निश्चित होता है। जैसे किलो, कितने किलो, 3 किलो चावल। किलोमीटर, 4 किलोमीटर। लीटर, 2 लीटर। तो यहाँ पर परिमाण निश्चित है, यहाँ पर परिमाण निश्चित नहीं है, बस इतना ही अंतर है और यही इसकी पहचान है। आगे चलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर हम पहले कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। जैसे सोनू, मोनू और गोलू 3 बच्चे हैं, अपने पिताजी के साथ मेला देखने गए हैं। सोनू बोला, मैं ये गुब्बारे लूंगा। मोनू ने कहा, मुझे गुब्बारे नहीं, वे खिलौने चाहिए। गोलू बोला, पिताजी मुझे तो कोई बंदूक दिला दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है। देखिए ये, वे और कोई, ये विशेषण शब्द होते हैं। ये कैसे शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं हुआ। यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर ये प्रयोग नहीं हुए, विशेषण के रूप में ये प्रयोग नहीं हुए, बल्कि संज्ञा के साथ उनकी विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में हुआ है। इन शब्दों का जो प्रयोग है वो किस रूप में हुआ है, विशेषण के रूप में हुआ है। तो इसलिए ऐसे विशेषण जो सर्वनाम हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब यही इसकी परिभाषा हो जाएगी। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक विशेषण। एग्जाम में अगर संकेतवाचक पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। और क्योंकि ये विशेषण सर्वनाम से बने होते हैं इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद, मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए इन्हें पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले हिंदी भाषा के अंदर, हिंदी के अंदर मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं वो आप जान लो। हिंदी के अंदर मौलिक सर्वनाम 11 होते हैं। ये जो आपके सामने अंडरलाइन में कर रहा हूँ ये हिंदी के मौलिक सर्वनाम है और इनकी संख्या 11 है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, यही 11 सर्वनाम मौलिक होते हैं। बाकी के जो सर्वनाम है वो बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, सर्वनाम के अंत में कुछ प्रत्यय जोड़कर हम बना देते हैं। जैसे हम, तुम, ये, किसे, और इनके अलावा जो भी सर्वनाम बचते हैं वो सारे यौगिक सर्वनाम है। तो अब इसी के आधार पर इनको, इन विशेषणों को मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण में हमने कैटेगराइज कर दिया। जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी मौलिक सर्वनाम जो यूज हुआ है और वो सर्वनाम के रूप में यूज ना होकर उसका प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हुआ है, वो होगा मौलिक। जैसे यह आदमी चोर है, ये लड़के शोर मचाते हैं, कोई बच्चा आया था। ये जो विशेषण है ये सारे कैसे हैं, ये मौलिक विशेषण है।
और दूसरा काम ये विशेषण क्या कर रहे हैं, ये विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। तो ये कैसे हो गए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। एक तो ये सर्वनाम है, दूसरा ये मौलिक है, और तीसरा ये विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, तो ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार से जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो यौगिक सर्वनामिक। एक तो ये यौगिक है, कौन से सर्वनाम है, यौगिक है, ठीक है। दूसरी बात ये सर्वनाम है, और तीसरी बात ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं, तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ऐसा पति मिलना कठिन है, कैसा कपड़ा लाए हो, तो कपड़े की विशेषता बताने का काम करें। तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा, तो इंसान की विशेषता क्या है, जैसा, यहाँ पर तुम्हारे नहीं, जैसा। तो जैसा शब्द क्या है, ये यौगिक सर्वनाम है, तो इन सब में क्या होगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब एग्जाम में जो आती है ना, जो दिक्कत आती है, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। किस चीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में। और एग्जामिनर भी बहुत चालाकी खेलता है यहीं पर, वो उलझाने के लिए जानबूझकर ऐसे इस तरीके से सवाल को घुमाता है, तो बच्चे कंफ्यूज होकर गलत जवाब देकर आते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। तो इसमें अंतर क्या है, देखो, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा का जो स्थान यानी संज्ञा शब्द हट जाता है और उसकी जगह सर्वनाम ये शब्द आ जाता है, ये सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह आ गया, यानी कि जैसे हम कहें पंकज आ गया, तो अगर हम पंकज शब्द को संज्ञा के स्थान पर होते, पंकज शब्द को हटा ही दिया हमने, यहाँ से हटा दिया, तो इसकी जगह हमने यह शब्द का प्रयोग किया, तो ये क्या है, सर्वनाम है। अब वे कहाँ गए हैं, यानी कि वे लोग कहाँ गए हैं। वह खेल रहा है, तो ये किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। वहां कोई खड़ा है, यानी कोई व्यक्ति खड़ा है वहां पर, ठीक है। तो उस व्यक्ति की जगह पर कोई शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ये क्या है, चारों सर्वनाम है यहाँ पर। अब देखो सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। अब देखो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है, यह जो यूज हुआ है, इस शब्द का प्रयोग इस वाक्य के अंदर संज्ञा के सर्वनाम के रूप में नहीं हुआ। अब ये वाक्य देखिए आप, यहाँ पर जो यह शब्द है, इसका प्रयोग इस वाक्य के अंदर सर्वनाम के रूप में ना होकर बल्कि इस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हुआ है। ये लड़का की विशेषता बता रहा है शब्द यह। विद्यार्थी, विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं, कौन विद्यार्थी, वे विद्यार्थी, तो वे क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। वह व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए वह का प्रयोग हुआ, तो ये कौन सा विशेषण बन गया, सार्वनामिक। अब आदमी की विशेषता बताई जा रही है, कोई आदमी, तो आदमी की विशेषता बताने के लिए यानी कि संज्ञा के साथ उनकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग हुआ और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ। ये अंतर है, मूल रूप से यही आपको ध्यान रखना है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रविशेषण। इसके ऊपर भी काफी सवाल आ जाते हैं, प्रविशेषण क्या होता है। पहले हम इसके कुछ वाक्य देखते हैं। कमला बहुत सुंदर है, कमला की विशेषता क्या है, सुंदर, लेकिन सुंदर भी कैसी, बहुत, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता दी। राजू बड़ा मेहनती है, राजू की विशेषता क्या है, वो मेहनती है, लेकिन मेहनत की भी विशेषता क्या हो गया, बड़ा मेहनती है। वह अत्यधिक बलशाली है, वह की विशेषता क्या हो गई, बलशाली है, लेकिन बलशाली की विशेषता बताई जा रही है, अत्यधिक बलशाली। तो जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे इसके बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे बहुत, ज्यादा, कम, बड़ा, बिल्कुल, इस प्रकार के कुछ शब्द हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपको ये देखना है कि वो विशेषण की विशेषता बताए तो वो प्रविशेषण होगा। आगे बढ़ते हैं, विशेषणों की अवस्थाएं। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है तो उसका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तो इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। आप यहाँ पर देखिए, वाक्य पढ़िए, महिमा सुंदर है, महिमा गीता से सुंदर है, या दो लोग आ गए, ठीक है, दो व्यक्तियों में, दो लोगों में, दो चीजों में तुलना की जा रही है। अब तीसरा आप देखिए, इन बालिकाओं ने महिमा सबसे अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर दो से अधिक क्या हो रहा है, दो से अधिक की तुलना की जा रही है और किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जा रहा है। दूसरा देखिए वाक्य, सुरेश मोटा लड़का है, सुरेश शैलेंद्र से लड़का मोटा है, तो सुरेश और शैलेंद्र की यहाँ पर तुलना हो रही है। अब ये जो वाक्य, इन सब में सुरेश सबसे मोटा है, तो यानी कि सभी लोगों में सबसे अच्छा, सबसे बुरा, सबसे मोटा, सबसे काला, सबसे गोरा, जो भी है, सभी लोगों में सबसे अधिक, उसमें तुलना में उसका भाव आ रहा है। मतलब कि सभी लोगों में नंबर वन, हर चीज में, किसी भी चीज की तुलना करो उसमें नंबर वन सभी में, तो वो क्या होगी, उसकी उत्तमावस्था होगी। जैसे महिमा सुरेश की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर,
मूलावस्था में देखिए महिमा और सुरेश की विशेषता बताई जा रही है। उत्तरावस्था में महिमा और सुरेश के गुणों की तुलना गीता और शैलेंद्र से की जा रही है। तो महिमा की तुलना गीता से, सुरेश की तुलना शैलेंद्र से। और तीसरे प्रकार के जो वाक्य हैं इसके अंदर दो या अधिक की तुलना किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जा रहा है। अब तुलनात्मक विशेषण भी बनाए जाते हैं, तुलनात्मक विशेषण भी बनाए जा सकते हैं। कैसे? तत्सम शब्दों में उत्तरावस्था के लिए तर और उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय लगाकर हम इनको बना सकते हैं। जैसे मधुर का मधुरतर मधुरतम, महानतर महानतम, लघुत्तर लघुत्तम, तीव्रतर तीव्रतम, न्यूनतर न्यूनतम। इसी प्रकार से मूलावस्था में अधिक और सबसे अधिक जोड़कर सुंदर अधिक सुंदर सबसे सुंदर, तेज अधिक तेज सबसे तेज, लंबा अधिक लंबा सर्वाधिक लंबा, चतुर अधिक चतुर सबसे चतुर। या तो यहाँ पे सबसे लिख दो या सर्वाधिक लिख दो, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्दों की रचना भी हम कर सकते हैं। विशेषण शब्दों को हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों से भी बना सकते हैं। देखिए हम कैसे बनाते हैं। जैसे अर्थ से हमने आर्थिक बना दिया, सप्ताह से साप्ताहिक बना दिया, भारत से भारतीय, मानव से मानवीय, पत्थर से पथरीला, जहरीला, गुणी ई लगा दिया, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगा दिया तुक में, बल में शाली जोड़ दिया, शक्ति में शाली जोड़ दिया, रूप में वती जोड़ा, झगड़े में आलू जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हम ई, एक, ईये, ईया, शाली, वान, वती, ता, इत, आलू, ता, तो इस प्रकार के कुछ हम प्रत्यय जोड़ करके भी विशेषण शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें से अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप आसानी से कर लोगे और अधिकतर आता भी है। तो सर्वनाम से भी हम विशेषण शब्द बना लेते हैं। जैसे कोई से कैसा, मैं से मुझसा, जो से जैसा, हमसे हमारा, यह से ऐसा, वह से वैसा, तुमसे तुम्हारा। क्रिया से ही बनाते हैं हम। टिकना से टिकाऊ, डरना से डरपोक, पढ़ना से पठित, घूमना से घुमक्कड़, दिखना से दिखावटी, कमाना से कमाऊ, लड़ना से लड़ाकू, दिखना से दिखावटी, और हंसना से हंसोड़। हंसोड़ शब्द से एक बात याद आई, विदूषक शब्द याद आया मुझे। विदूषक, विदूषक क्या होता है शब्द? विदूषक शब्द कहते हैं नायक का हंसोड़ सहायक। नायक का हंसोड़ सहायक। जो कोई नायक होता है, कोई हीरो होता है, उसके साथ में जो व्यक्ति होता है जो हंसाता रहता है उसको विदूषक कहते हैं। जैसे अकबर के साथ बीरबल था, तेनालीरामन था, विक्रम के साथ बेताल था, तो वो सब क्या थे? विदूषक थे। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। ऊपरी अव्यय से बना, ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी, नीचे से निचला, आगे से अगला, भीतर से भीतरी, अंदर से अंदरूनी। तो ये हम अव्यय से भी विशेषण शब्द बना सकते हैं। ये आप देख लीजिए और इसमें से सवाल जो है काफी बार आ जाता है, इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। विशेषण और उनके भेद पहचानो। तुम किसकी बात कर रहे हो? किसकी जो शब्द है वो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर किसकी जो शब्द है वो बात की विशेषता बता रहा है। और ये कैसा विशेषण है? ये सार्वनामिक विशेषण है। तो ये सर्वनाम है, क्योंकि ये क्या है? सर्वनाम है। किसकी शब्द कैसा है? सर्वनाम है। और ये बात की, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, संज्ञा के साथ में प्रयुक्त हुआ है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। देखिए सेब, सेब की विशेषता क्या है? लाल है। लेकिन लाल की भी विशेषता क्या है? वो सिंदूरी है। तो सिंदूरी शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। तो इस प्रकार से वो आपको घुमा सकता है। देखो सिंदूरी शब्द है तो ये प्रविशेषण शब्द है, यहाँ पर इसका उपयोग प्रविशेषण के रूप में हुआ है। कश्मीर का दृश्य सुंदर है, तो इसमें प्रविशेषण लगाना है। तो कश्मीर का दृश्य यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बहुत सुंदर है। दृश्य की विशेषता सुंदर हो गया और सुंदरता की विशेषता हो गया बहुत, तो ये प्रविशेषण हो गया। वह अब स्वस्थ है, यहाँ पर भी प्रविशेषण लगाइए। तो वह की विशेषता है स्वस्थ है, और स्वस्थ भी कैसा है? बिल्कुल स्वस्थ है। तो यहाँ पर प्रविशेषण क्या लग जाएगा? बिल्कुल। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न की विशेषता है कौन सी? यह। और यह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है ये। दाल में थोड़ा नमक डाल दीजिए। नमक की विशेषता है। नमक शब्द कैसा है? क्या हम नमक को काउंट कर सकते हैं, गणना करते हैं, गिन सकते हैं? गिनती नहीं कर सकते नमक की, इसकी मापतोल कर सकते हैं। और मापतोल वाला कौन सा होता है? परिमाणवाचक है। और परिमाणवाचक भी कैसा? थोड़ा। थोड़ा मतलब अनिश्चित है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो देखिए बड़ी आसानी से यहाँ पर सवाल लगा लोगे। मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझाया है अच्छे से सारा। एक बार कुछ समझ में ना आया हो तो दोबारा से वीडियो देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। देखो ये एग्जामिनर किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। अब आप कहोगे यार ये तो हमने पढ़ा नहीं कहीं भी, लेकिन आप इसका अर्थ निकालिए। संज्ञा की व्याप्ति यानी संज्ञा की व्याप्ति यानी संज्ञा कैसी है, उस संज्ञा किस प्रकार की है, जब वो मर्यादित होती है उसका पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं।
तो अगर इस तरह की कहीं पंक्ति आ जाए तो इसका मतलब व्याप्ति मर्यादित होना विशेषण है। और विशेषण कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल देखते हैं, किसी संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? मैंने आपको भी बताया था, संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण इन्हें बोलते हैं। तो ये मैंने पढ़ाया था अभी आपको। 9th क्वेश्चन, विशेषण बनाइए। ऋण से विशेषण बनेगा ऋणी, पुराण से पौराणिक, बाहर से बाहरी, बुराई से बुरा, भागना से भगौड़ा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग शब्दों से विशेषण शब्द भी बना सकते हैं। 10वां सवाल, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह गुणवान महिला है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, रागिनी तेज नाचती है, संजीव चतुर बालक है। बताइए इसमें कहाँ आपको समस्या नजर आ रही है, वो ही आपका आंसर होगा। अशुद्ध वाक्य हमें बताना है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, व्यक्ति बुद्धिमान है, ये तो कोई दिक्कत नहीं लगी। नाचती है, कैसे नाचती? तेज नाच रही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं लगी। बालक चतुर है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं लगी। महिला गुणवान है, यहाँ समस्या लग रही है। महिला कैसी होती है? महिला गुणवती होती है, गुणवान नहीं होती है। देखिए हमने बताया था विशेषण जो शब्द है वो विकारी शब्द है। विशेषण क्या शब्द है? विकारी। तो विशेषण के अंदर लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि लड़का है, अगर हम लड़के के लिए बोलते हैं काला लड़का, लड़का कैसा है? इसकी विशेषता काला। अगर लड़की होगी तो उसके लिए ये शब्द बदल जाएगा, ये काली हो जाएगा। अब इसका हम वचन बदल दें तो भी इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बच्चे, काले बच्चे, तो काले हो जाएगा। तो ये काला, काली, काले, तो ये क्या है? ये परिवर्तनशील है। ये जो शब्द है विशेषण जो शब्द हैं ये परिवर्तनशील होते हैं, इनमें परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। हमने विशेषण के बारे में आपको A to Z सारी चीजें बता दी हैं। एग्जाम में कुछ भी आ जाए चुटकी बजाते ही आपको सॉल्व करना है। बस एक काम आपको और करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।